आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद का मानसून सत्र कल से पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने की किसानों की मांग मानी। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में हिंसा के रास्ते सत्ता में आए तालिबान को मान्यता नहीं देगा और मौजूदा चैंपियन भारत भुवनेश्वर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पोलैंड को 8-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 23 तारीख को संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी। यह विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों को संसद में उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठक में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज शाम नई दिल्ली में अपने आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री वेंकैया नायडू ऊपरी सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात विशेष परिचर्चा अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट
और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम FM रेनबो और राजधानी चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकेगा। ये आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। संसद के समक्ष मुद्दे FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होगा। ये YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है। संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और आंदोलन समाप्त कर वापस लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, MSP को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति कोविंद के कार्यक्रम को देखते हुए पवित्र नगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। आज पूर्वाह्न राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। शाम को वे ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। वे कल हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भ्रमण करेंगे। कल नई दिल्ली लौटने से पहले वे ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन का भी भ्रमण करेंगे। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मिले नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ VK पॉल ने भाग लिया। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजराइल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या बात है, बहुत कुछ लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इस वायरस से संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये नया वायरस डेल्टा वायरस की तरह अत्यधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के देशों और अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, केन्या, सिंगापुर ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही अमरीका ने कल से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। एक संवाददाता सम्मेलन में श्री जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन आने वाले सभी लोगों से पीसीआर जांच करवाने और नेगेटिव रिपोर्ट आने तक पृथकवास में रहने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आने वालों को 10 दिन तक अपनी निगरानी में पृथकवास में रहना होगा। दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य मजबूत बनाने तथा एहतियाती उपायों का पालन करने और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दें। देश में अब तक 121 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 8,318 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.34% है। दिल्ली में कल 27 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37 लोग संक्रमण मुक्त हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद का मानसून सत्र कल से पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने की किसानों की मांग मानी। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में हिंसा के रास्ते सत्ता में आए तालिबान को मान्यता नहीं देगा और मौजूदा चैंपियन भारत भुवनेश्वर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पोलैंड को 8-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। अगरतला नगर निगम की 200 से अधिक और अन्य निकायों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की 19 सीटों की मतगणना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अगरतला नगर निगम की 334 में से 112 सीटों पर और शहरी स्थानीय निकायों की 19 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। त्रिपुरा नगर पालिका चुनाव में 785 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह का समापन असगर फरहादी की फिल्म हीरो से होगा।
50 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोहों में रहा है। इस फिल्मोत्सव ने विश्व सिनेमा को समृद्ध किया है। आज इस समारोह के अंतिम दिन विश्व पैनोरमा खंड में दिखाई जा रही प्रमुख फिल्में हैं टेलर, एस्ट्रेरियम, द सीड, सैल्ट्स, फादर्स और बुक ऑफ डिलाइट्स। विशेष श्रद्धांजलि खंड में मशहूर अभिनेता सीन कॉनरी की फ्रॉम रशिया विद लव और यू ओनली लिव ट्वाइस जैसी क्लासिक फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। समारोह का समापन असगर फरहदी की फिल्म अ हीरो से होगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा है कि यूरोपीय संघ हिंसा के रास्ते सत्ता में आए तालिबान को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ये समय अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़े होने का है। सुश्री लियन ने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इस बीच रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कहा है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने की उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट देश के विभिन्न भागों में मार्च पास्ट, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि एनसीसी ने योगदान पहल के तहत कोरोना योद्धा के तौर पर महामारी से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनसीसी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें देश के गौरवशाली इतिहास, जनजीवन, संस्कृति और उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत की जाएगी। जल जीवन मिशन के कारण लद्दाख के दुर्गम इलाकों में कड़ाके की ठंड के बावजूद जनजीवन सामान्य है। ठंड के दिनों में इन इलाकों में बर्फ जमने की वजह से लद्दाख के निवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में नल का पानी उपलब्ध होने से ये समस्या दूर हो गई है। लद्दाख में अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रत्येक घर में नल का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। लेह जिले की नुब्रा तहसील के स्कम्पुक गांव के लोगों ने नल का पानी उपलब्ध होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रे में भी पाइपलाइन के कारण अब लोगों को बर्फ जमने की समस्या से छुटकारा मिल गया है और लगभग 0 डिग्री तापमान में भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उमला गांव के लोगों ने भी घरों में नल का पानी उपलब्ध होने पर खुशी जाहिर की। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। फूल मळामध्ये कसमाळी फुलवी जीवन फुले,
धन्य ज्योतिबा फुले आपने, धन्य क्रांतिबा फुले। 28 नवंबर 1890 को भारत ने महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जातिवाद विरोधी समाज सुधारक और लेखक को खो दिया, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान अपने महान कार्यों से अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये थे ज्योतिबा फुले के नाम से लोकप्रिय ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उन्हें 1888 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। क्रांती ज्योति सावित्रीबाई किती सांगतीची नवलाई, महिलांना शिक्षण देऊन झाली सरस्वती ती आई। क्रांती ज्योतीच्या प्रकाशाने शिकल्या मुली अनमुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। वो छोटे बच्चे ही थे तो उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया और वो अपने परिवार के साथ दुकान और खेत में काम करने लगे थे। लेकिन एक बुजुर्ग ईसाई मित्र ने फुले की बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल भेजने के लिए राजी किया। फुले ने अंग्रेजी स्कूल में अपनी शिक्षा 1847 में पूरी की। 1848 में ज्योतिबा फुले के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे एक तथाकथित उच्च जाति के मित्र की शादी में गए। फुले बारात में शामिल हुए, लेकिन बाद में इसके लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया। इस घटना ने जाति व्यवस्था के अन्याय के संदर्भ में फुले पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में 21 साल की उम्र में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित लड़कियों के एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में परिस्थितियां तथा कथित निचली जातियों और इनसे मुक्ति के लिए इन वर्गों की शिक्षा महत्वपूर्ण थी। फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और फिर इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। पुणे की तथाकथित सवर्ण जातियों को उनका काम मंजूर नहीं था, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके सिर पर छत मुहैया कराई। उन्होंने अपने परिसर में उन्हें स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले ने तथाकथित निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे और 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। समाज में महिलाओं और विधवाओं की दुर्दशा ने भी फुले को झकझोर दिया। उन दिनों विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी छाया तक को भी अशुभ माना जाता था। उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि वे जिस रास्ते से गुजरे उसे साफ कर सके। फुले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान पर प्रसव के लिए एक घर की शुरुआत की। उन्होंने शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में एक अनाथालय की स्थापना की। फुले ने साहसपूर्वक पुणे के चारों ओर पैम्फलेट चिपका दिए और इन शब्दों में विज्ञापन दिया, विधवाएं यहाँ आएं और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। ये आपकी इच्छा पर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यदि आप अपना बच्चा इस अनाथालय में छोड़ कर जाते हैं तो यहाँ बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी। फुले दंपत्ति 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाते रहे। 24 सितंबर 1873 को फुले ने दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत कल शाम भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में पोलैंड को 8-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। भारत अब बुधवार को नॉकआउट चरण में ग्रुप ए की शीर्ष टीम और पिछली बार की उप विजेता बेल्जियम की टीम के साथ खेलेगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में सुबह धुंध रही। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में भारी वर्षा की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, अगरतला, कोहिमा और गैंगटॉक में तापमान 7 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है मौसम विभाग का। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, कोविड की स्थिति पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने समीक्षा शीर्षक से लिखा है, कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर केंद्र सरकार सतर्क। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रतिबंधों पर ढील की समीक्षा करने को कहा। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, पीएम ने विदेश से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के निर्देश दिए। राजस्थान पत्रिका ने बॉक्स में खबर का शीर्षक दिया है, पीएम ने अधिकारियों को किया एक्टिव। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 संक्रमित, मचा हड़कंप, क्वारंटीन सेंटर भेजे गए। हरिभूमि लिखता है, प्रधानमंत्री ने देश में जहां भी टीकाकरण में ढिलाई है वहां तेजी लाने को कहा। राजस्थान पत्रिका ने चित्र के साथ खबर देते हुए लिखा है, जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों में कोरोना वैक्सीन का वितरण ड्रोन से शुरू किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा का संसद कूच स्थगित होने को जनसत्ता, हिन्दुस्तान, दैनिक ट्रिब्यून, नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पराली जलाने पर अब किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं। लोकसत्ते की खबर है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंगदान के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन अब भी मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर है। नवभारत टाइम्स ने विस्तार से आलेख में बताया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी गंभीर श्रेणी में। हिन्दुस्तान की ये खबर ध्यान खींचती है कि फोर्ब्स इंडिया ने सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की सूची में उड़ीसा की जनजातीय आशा कार्यकर्ता मातृलता कुल्लू को जगह दी है। अखबार ने खबर का शीर्षक दिया है, गर्व। पत्र लिखता है, 15 साल पहले आशा कार्यकर्ता बनी मातृलता का सफर चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। लोकसत्ते की खबर है, प्रसिद्ध कथाकार शिव मूर्ति को वर्ष 2021 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
संसद का मानसून सत्र कल से पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने की किसानों की मांग मानी। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में हिंसा के रास्ते सत्ता में आए तालिबान को मान्यता नहीं देगा। और मौजूदा चैंपियन भारत भुवनेश्वर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पोलैंड को 8-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।